हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए गणित का पेपर लेकर यहां पे उपस्थित हुआ हूं और यह पेपर आपका 2024 का है, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 822 HV। और यह जो पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के यानी 10 से 12 साल तक के मॉडल पेपर को अगर आप हल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 10 से 12 साल तक के मॉडल पेपर को कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आप 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मैं इस चैनल पर आपको मिनिमम 2023 और 2024 के सभी सेट्स को कराने वाला हूं, यानी एक साल में टोटल 7 सेट पेपर बनता है प्रत्येक साल। ठीक है, इन 2 सालों के पेपर को मिलाकर टोटल 14 सेट हुआ और सभी सेट को आपको मैं यहां पे पहले ही बता देता हूं, हल सहित समझाने वाला हूं। हल सहित यानी प्रत्येक प्रश्न को हल सहित समझने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न को हल सहित समझने वाले हैं। ठीक है, यानी एक एक प्रश्न को आपको बिल्कुल समझाकर हल करते हुए समझाने वाला हूं, चाहे वह बहुविकल्पी प्रश्न हो या वर्णनात्मक प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और, इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10th के मैथ के, उन सभी को हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से किसी भी चैप्टर की वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि इस 14 मॉडल पेपर में से 6 मॉडल पेपर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं और यह आज आपका 7वां मॉडल पेपर है, जिसको आज हम हल करने वाले हैं और इसको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। प्रत्येक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपना एक नोट्स जरूर बनाएं ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह सोल्यूशन सहित हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे निर्देश है, निर्देश को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इस पे हम समय नहीं व्यतीत करेंगे, सीधा पॉइंट पे चलेंगे, प्रश्न पे। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न हम पहले ही हल सहित पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं 1 से 20 तक वो हल कर लिया गया है और हल करके वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है, तो उसको आप जाकर वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे केवल हम ऑप्शन बताएंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे। आपको पेपर कोड ध्यान रखना है, इस पेपर कोड को आप देख कर जाएंगे तो वहां पे आपको इसका सोल्यूशन मिल सकता है। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल हम आपको ऑप्शन बताएंगे। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, तो त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड आपका ऑप्शन नंबर सी 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 होगा। प्रश्न नंबर 3 है भाजक भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा, तो इसमें जो संबंध होता है वह होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सारवंतर होगा। यहाँ पे इसका सारवंतर पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 होगा, यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधकर होगा, तो इसका विविधकर होता है b² - 4ac। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी होती है 2√2। प्रश्न नंबर 8 है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा, तो m का मान ऑप्शन नंबर डी यानी 12 होगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। आपसे प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 a√3। ठीक है ना, देखिए पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि इन सभी प्रश्नों का अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से उस वीडियो को जरूर देखें। इसका सलूशन इससे पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं बहुविकल्पी प्रश्न का। तो उन सभी प्रश्नों के सलूशन को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, वहां पे आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। आइए प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे निम्नलिखित सारणी का माध्य, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस सारणी का माध्य 6 होगा। साइन 27 अंश बटे में cos 63 अंश का मान होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, यदि cos a बराबर √3 बटे में 2 हो तो sin 2a का मान होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी √3/2 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 + cot स्क्वायर a का मान होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी tan स्क्वायर a। अगला प्रश्न, sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होगा 0 डिग्री के, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैप्सूल संयोजन है, आपसे पूछ रहा है कि कैप्सूल संयोजन है, तो कैप्सूल संयोजन एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 17 है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा, ऑप्शन नंबर डी 33 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा, तो इसका जो बहुलक वर्ग होगा जिसकी बारंबारता अधिक वही बहुलक वर्ग होगा। 15 से 20 आपका बहुलक वर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/12। एक पासे को, यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 अब है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। तो यह सभी बहुविकल्पी प्रश्न थे जिसको पहले ही हम हल कर चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हल कर चुके हैं। ठीक है ना, हल कर चुके हैं। अगर आप इसके वीडियो सोल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से पेपर कोड आपको ध्यान रखना है और उस पेपर कोड से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग वर्णनात्मक प्रश्नों को समझने वाले हैं। खंड ब से जितने भी वर्णनात्मक प्रश्न हैं उन सभी को हल सहित समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21, सभी भाग हल कीजिए। प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि सभी भाग हल कीजिए, यानी इसके जितने भी पार्ट हैं टोटल 6 हैं, 6 को हल करना है। आइए यहाँ पे पहला है 21 का पहला, यानी क, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी यह आपको बताना है। तो आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं। 21 का क, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 21 का क, 21 का क। प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए घन का आयतन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन बराबर 1331 घन सेंटीमीटर। अब देखिए घन के आयतन का सूत्र क्या होता है। घन के आयतन का सूत्र होता है ए का क्यू, यानी जहां पे ए उसकी भुजाएं हैं और वही आपसे पूछ रहा है, तो ए का क्यू बराबर हो जाएगा 1331। हमें ए का मान चाहिए, तो जब ए का मान चाहिए तो हम यहां से क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 पावर है तो हम क्यूब रूट ले लेंगे, यानी घनमूल जिसे आप कहते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1331 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी 11 गुणे 11 121, 121 में 11 का गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें ए का मान चाहिए। यहाँ पे 3 यह बता रहा है कि इसका जो पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा 3 का बनेगा। ए बराबर हो जाएगा 11 और यह सेंटीमीटर में है तो यह भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और यह प्रश्न आप देख सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न है।
देखिए 2 मार्क्स का, यानी इसके जितने भी पार्ट हैं वह सभी कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके 2 नंबर वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का ख है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 21 का ख, ठीक है, यहाँ पे क ऊपर था, यह ख हो गया 21 का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 और एक मूल दिया हुआ है, यानी x का मान दिया हुआ है। मूल का मतलब एक x का मान दिया हुआ है और आपको p का मान निकालना है। तो यहाँ पे x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, यह जो समीकरण दिया गया है इसमें रखने पर, समीकरण में रखने पर, चलिए समीकरण में रखते हैं यहाँ पे x के स्थान पे 2, तो 2 यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स के स्थान पे 2 यानी 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस पी बराबर 0। इसको हल करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 दूनी 6 माइनस पी बराबर 0। 6 और 4 10 माइनस पी बराबर, इसका पक्षांतर कर देंगे, जोड़ेंगे 10 होगा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में 10, यह माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी p बराबर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, p बराबर 10, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही p का मान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का ग, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान होगा, ठीक है, साइन थीटा का मान होगा, यह आपसे पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 का ग, यहाँ पे ग क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या आपने पढ़ा है, देखिए यहाँ से अपने सूत्र पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने यह सूत्र पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कॉस थीटा का पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से मान रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का मान है 15/17, यह क्या है 15 और बटे में 17, कॉस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें साइन थीटा का मान चाहिए, यानी जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा, रूट, यानी 1 माइनस, यहाँ पे देखिए यह जो स्क्वायर है अंश का भी है हर का भी है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ठीक है, और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, इसका इसमें गुणा होता है, यानी एक में गुणा हो जाएगा, यानी सिंपल एलसीएम लेकर जैसे हल करते हैं तो यह एक्चुअल में हो जाएगा 289 माइनस 225 और बटे में, या पूरे के बटे में हो जाएगा 289, और यह रूट रहेगा, ठीक है ना, रूट दोनों पे है, अंश और हर दोनों पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, और 2 में से 2 गया तो कट जाएगा, बटे में हो गया 289, बटे में 289, और यह रूट, यहाँ पे यह किसका मान निकालना है, साइन थीटा का। 64 का वर्गमूल होता है 8 और 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी साइन थीटा का मान आ जाएगा 8/17, यह आपका आंसर हो जाएगा साइन थीटा का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का घ है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यह बारंबारता सारणी दी गई है और इसका माध्य आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को समझिएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक पग विचलन विधि। तो अगर एग्जाम में नाम नहीं लिया हुआ है किसी विधि का
तो जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हाँ एग्जाम में किसी विधि का नाम लेकर पूछ रहा है तब तो आपको उस प्रश्न को उसी विधि से ही हल करना है, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको नाम नहीं लिया हुआ है तो इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। चलिए, यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर यहाँ पे लिखेंगे मध्य पद, मध्य पद या मध्यमान कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है, या मध्य बिंदु भी लिखा हुआ मिल सकता है, सब बातें कही है। यहाँ पे आपका लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, और यहाँ पे बारंबारता को f से दिखाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा f गुणे x। ठीक है ना। चलिए यहाँ से यहाँ पे वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 0 से 2, ठीक है ना। फिर 2 से 4, आपको अभी हम दिखाए हैं सभी मानों को। 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, यह दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका टेबल बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, बारंबारता भी आपको दिया हुआ है। बारंबारता 1, फिर आपका 2, फिर 6, फिर 8 और फिर 3। मध्य पद कैसे निकालेंगे समझिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी यह 0 और 2 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे, 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे, 1 आएगा। 4 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 6 4 10, 5 आएगा। यानी प्रत्येक में 2 2 जोड़ते जाना है, अगला नंबर मिल जाएगा। 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ से अब क्या करेंगे, fx का मान निकालेंगे, यानी f और x का गुणा। तो यहाँ पे 1 का 1 में गुणा तो 1 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 छके 30 हो जाएगा। ठीक है ना। 7 बटे 56 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27, 7 बटे 56, 5 छके 30, 3 दूनी 6 और 1 1 कम 1। अब यहाँ पे आपको निकालना है सिग्मा fx का मान, सिग्मा fx, यानी इन सभी मानों को जोड़ लेना है। तो देखिए 6 1 7, 7 6 13, 13 और 7, 13 और 7 हो जाएगा आपका 20, 0 2 हासिल, 5 3 8 2 10, 10 और 2 12, 120 हो गया। यहाँ पे सिग्मा f का मान निकालेंगे, सिग्मा f का मान। चलिए जोड़ते हैं, 2 1 3, 6 3 9, 9 3 12 8 20, यानी सिग्मा f का मान आया 20। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को माध्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो आइए अब यहाँ से माध्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र होता है आपका, यहाँ पे माध्य बराबर, माध्य जिसे हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान आया 120 और सिग्मा एफ का मान आया 20। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 छके 12, यानी माध्य आपका आ गया 6। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का अंग है, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे अंग 21 का यह आपका है अंग, ठीक है ना। 21 का क्या है यह आपका अंग। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे बिंदु आपके क्या दिए गए हैं, आपके बिंदु दिए गए हैं -3, 10 और आपको क्या दिया गया है 5, 4, यह आपके बिंदु दिए गए हैं। ठीक है ना। अब यह बिंदु दिए गए हैं, देखिए यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ से आपको क्या पूछा हुआ है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक आप लिख देते हैं। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र होता है आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यह आपका सूत्र होता है। ठीक है, यहां से मान रख दीजिए। देखिए यहां से मान रखेंगे तो यह मान आपका x1 होता है, यह मान आपका y1 होता है, यह x2 होता है और यह y2 होता है। x1
प्लस x2, x1 का मान है -3, चलिए यहाँ पे मान रखते हैं -3 प्लस x2 का मान होता है 5 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 का मान है 10 और y2 का मान है 4 और बटे में होगा 2, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 5 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 2, 5 में से 3 गया 2 और 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 10 और 4 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7, यानी मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आए 1,7, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 के अंगों के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21 का चौ है, यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग इस प्रकार का प्रश्न हर एक मॉडल पेपर में लगभग पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप प्रैक्टिस अच्छी तरह करके जाइएगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे चलिए इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं और वहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे 21 के अंगों को हल करते हैं, ठीक है ना। 21 के अंगों को नहीं, चौ को, अंगों को हल कर चुके, 21 के चौ को हल करते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं। अब यहाँ पे 21 का चौ यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 21 का चौ, आपको सबसे पहले क्या बिंदु दिया गया है यह लिख लेते हैं। आपके लिए बिंदु दिए गए हैं, क्या है -1, 3, यह आपका दिया हुआ है -1, -3 और क्या बिंदु दिया गया है x, y, x, 9, ठीक है ना, x, 9 यह बिंदु दिया गया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस बिंदु का जो निर्देशांक है a है और इस बिंदु का निर्देशांक b है और आपसे पूछा हुआ है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है 13 मात्रक, तो x का मान ज्ञात करना है। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, जो बिंदु हमने माना है AB का मान दिया हुआ है 13, तो आपको x का मान निकालना है। चलिए यहाँ से इसको हल करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है यहाँ से AB बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह सूत्र होता है। अब यहाँ से सभी मानों को रख देना है और उसको हल कर लेना है, वहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला मान यह x1, यह y1, यह x2 और यह y2। ठीक है, चलिए हल करते हैं। AB का मान है 13, तो यहाँ पे रख देंगे 13 बराबर, यहाँ पे देखिए रूट में x2 - x1, x2 का मान है x, तो x - x1, x1 का मान है -1, माइनस या सूत्र में भी है और यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 9 माइनस y1 का मान है -3, तो माइनस यहाँ सूत्र में और वहाँ भी है, तो आपका यह जुड़ जाएगा 9 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है ना, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे ताकि यह रूट हट जाए। या चलिए एक लाइन और इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। x + 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 9 और 3 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है ना, 9 3 12, 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यह लाइन आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 13 का जब वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा, 13 का वर्ग होता है 169 बराबर, इधर वर्ग करेंगे तो यह रूट हट जाएगा। क्या मिलेगा आपका, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 144। ठीक है, चलिए इसको तोड़ लेते हैं a + b के होल स्क्वायर के रूप में। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab यानी 2x, 1 का गुणा होगा तो वही आएगा, प्लस 144। ठीक है ना, यहाँ से देखिए पक्षांतर कर देते हैं, 169 माइनस 144 और 1 45 हो जाएगा। ठीक है ना, 145 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे। 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, और 1 में से गया 0, तो यहाँ पे अब क्या आ गया 24। ठीक है, बराबर x स्क्वायर प्लस 2x। पक्षांतर कर लेंगे तो द्विघात समीकरण यहाँ से बन जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, यहाँ पे 24 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -24 बराबर 0। अब इसी को हल करके और आपको x का मान निकालना है। तो देखिए 24 का ऐसा खंड करना है
कि घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 24 आए, तो 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, इससे नहीं होगा, 6 चौक के 24, 6 में से 4 जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको गुणनखंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 24 बराबर 0। आई होप कि आपको गुणनखंड करने आता ही होगा, ठीक है ना। 6 का गुणा x में तो यह हो जाएगा 6x और माइनस 4x, ठीक है, x का गुणा एक बार 6 में और फिर 4 में, माइनस 24 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, x कॉमन लिए तो यह हो गया x प्लस 6, माइनस 4 कॉमन लिए तो यह भी हो गया x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया, मतलब सही है, x प्लस 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 6 कॉमन हो गया तो x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से क्या कर लेंगे, अब एक एक को लेकर और हल कर लेंगे और देखेंगे कि कितना आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का ठीक है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका क्या है देखते हैं यहाँ पे, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 22, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। यानी प्रश्न में आपको बोला हुआ है, निर्देश दिया हुआ है कि केवल 5 भागों को ही आपको हल करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 का आपका क है, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, ठीक है। जिनके वर्गों का योगफल क्या पूछा हुआ है, 290 हो, ऐसे आपको क्या करने हैं, 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए यह आपके बुक का ही प्रश्न है, आइए इसको दिखाते हैं कि कहाँ पे यह प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए यह आपके बुक का उदाहरण ही है, यहाँ पे आइए दिखाते हैं आपको इस उदाहरण को। देखिए यहाँ पे क्या उदाहरण है, सेम वही उदाहरण आपका, 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। सेम वही प्रश्न है और यहाँ पे उसका सलूशन देख सकते हैं। इतना ही छोटा प्रश्न है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का प्रश्न है। आप इसके सलूशन को देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रत्येक कमेंट का आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 का ख क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2 समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो यह भी आपके बुक का उदाहरण ही है, आइए दिखाते हैं कहां पे है। देखिए इसके सलूशन को देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए यहां पे एग्जांपल नंबर 15, देखिए वही एग्जांपल है आपका बिल्कुल। सिद्ध कीजिए कि 2 समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, ठीक है। यह आपसे पूछा हुआ है, बिल्कुल सेम उदाहरण है आपका, ठीक है ना। यह उदाहरण आपका क्या है, जो प्रश्न आपका दिया हुआ था बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं और यह सभी प्रश्न देखिए एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं और इस प्रश्न को हल करिएगा। अगर कहीं पे भी आपको किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके प्रत्येक कमेंट का मैं आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 का ग है, चित्र में यदि LM समांतर CB यानी LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे में BM बराबर AN बटे में DN है, ठीक है। यह आपको सिद्ध करना है। फिगर आपका अगले पेज पे दिया हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको। और यह भी आपके बुक में यह आपका एक्सरसाइज का ही प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसके फिगर को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे फिगर देखिए आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फिगर यह आपका है, यही आपका क्या है फिगर है और यहाँ पे इसी से हल करके आपको दिखाना है। तो ये आपके एक्सरसाइज का ही प्रश्न है, ठीक है। एक्सरसाइज में इस प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं। कहाँ पे यह प्रश्न है आपको बता देते हैं। ये आपका 6B का प्रश्न नंबर 4 है। कहाँ पे है, 6B का
प्रश्न नंबर 4। ठीक है, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से इस वीडियो को आप जाकर जरूर देखें ताकि आपको यह प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ सके। 6B का प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ से इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, चैप्टर 6 का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ओपन करेंगे तो 6B का प्रश्न नंबर 4 आपको मिल जाएगा, वहाँ से उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई सालों में रिपीटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 का घ। देखिए क्या है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यह भी आपके बुक का ही प्रश्न है, आइए उसको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 6 आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे ये आपके बुक का उदाहरण ही है और यहाँ पे आप इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। और यहाँ से आप, आई होप कि प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं या इसको देख कर आप हल कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 सेम प्रश्न है आपका। सोचिए कि इतना ही छोटा सोल्यूशन है और अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको 4 में 4 मार्क्स यानी 4 में 4 नंबर आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि मैथ में अगर आप सही करते हैं तो आपका एक भी नंबर कटता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 का अंग। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 का अंग है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे चलिए, प्रश्न नंबर 22 का अंक आपको टोटल 5 पार्ट करना था, तो यह 5वां आपका है। चाहे तो हम अंग यहाँ 4 वाला छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए 22 का अंग करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 का अंग। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 22 का अंग यहाँ पे लिख देते हैं। प्रश्न नंबर 22 का अंग, यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपका वर्ग अंतराल। जैसे पिछला प्रश्न हल किए हैं वैसे ही हल करना है, सेम वर्ग अंतराल। पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि अगर आपको एग्जाम में किसी विधि का नाम नहीं लिया हुआ है तो आपको जो विधि आसान लगती है उस विधि से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एग्जाम में आपको पर्टिकुलर किसी विधि का नाम लिया हुआ है तब तो आपको उस प्रश्न को उसी विधि से हल करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल से लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि आपको पूरी तरह से सभी चैप्टर आपको कंप्लीट कराए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे f गुणे x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक मान को लिखते हैं। वर्ग अंतराल आपका क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल आपका है 0 से 10, फिर आपका है 10 से 20, फिर आपका है 20 से 30, फिर आपका है 30 से 40 और फिर आपका है 40 से 50। यह आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम सारणी बना लेते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ से आपकी सारणी बनकर तैयार हो गई। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, मध्य पद कैसे निकालेंगे। बारंबारता जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। बारंबारता क्या है, 2 है, 4 है, 7 है, 3 है और 2 है। मध्य पद निकालते हैं इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देते हैं। 0 और 10, 10 ही होगा, 10 में 2 से भाग देंगे 5 आएगा। 20 और 10 30, 30 में 2 से भाग देंगे 15 आएगा। ठीक है ना, यानी देखिए इन दोनों के बीच 5 में 10 जोड़े तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, यानी 10 जोड़ते जाएंगे आपको अगला मान आएगा। देखिए 30 20 50 2 से भाग देंगे 25 आएगा। 40 30 70 2 से भाग देंगे 35 आएगा। 10 जोड़ेंगे 45। यहां से f गुणे x का मान ज्ञात करना है आपको। f गुणे x का मान, fx का मान ज्ञात करना है। चलिए उस मान को ज्ञात कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। यहां से देखिए, यह आपका x का मान, यह आपका f का मान होता है। बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं। चलिए गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 15 चौके 60, 25 सत्ते 7 पच्चे 35 के 5 और 7 दूनी 14 और 3 17, 175। ठीक है, 35 तिहाई 3 पच्चे 15 के 5 और 3 तिरी के 9 1 10, 105 और 45 दूनी 90। यहाँ से अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं।
5 और 5 10, 1 हासिल, 6 1 7 7 14, 14 और 9 और 1 10, 1 हासिल 10, तो 14 10 24 के 4, 2 हासिल, 1 1 2 और 2 हासिल 4, ठीक है 440 हो गया। इसको जोड़ते हैं, आपका यहाँ से सिग्मा एफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 2 6, 7 6 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, देखिए 3 2 5 7 5 12 4 16 2 18, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको सूत्र क्या होता है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर होता है, माध्य को हम लोग x बार से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, माध्य बराबर। अब सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, देखिए 440 और बटे में सिग्मा एफ का मान है 18। यहाँ से इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। हल करते हैं तो देखिए हल करेंगे, 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 2 9 18 और इसमें जब 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यह 0। यहाँ से अब क्या करेंगे, अब 9 से डायरेक्ट कट करते हैं तो 9 दूनी 18, 22 में से 18 गया 4 40, ठीक है 40। उसके बाद आपका हो जाएगा 9 चौके 36, ठीक है, दशमलव बढ़ाए, यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18 4 40, 9 चौके 36, फिर 4 40, 9 चौके 36, फिर 4 40, 9 चौके 36, यही रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। यही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी 24.44। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, x बार इक्वल टू हो जाएगा 24.44, ठीक है। x बार यानी माध्य हो जाएगा आपका 24.44, यहाँ पे लिख देते हैं x बार यानी माध्य आपका हो गया 24.44। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 22 का च आपका यह दिया हुआ है। तो हमें केवल 5 ही खंड करना था, तो 5 खंड हम लोग कर लिए, इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न इसको भी हल कर देते, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है, वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग जल्दी देखते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं, आप इसको स्वयं हल कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे अथवा अगला प्रश्न इसी में पूछ रहा है, अथवा करके कि एक नाव की शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी आपसे धारा की चाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम चाहें तो दोनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक को हल करते हैं, और यह आपका बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब संख्याएं अलग अलग हैं लेकिन प्रश्न की लाइनिंग सेम है। ये आपके बुक का उदाहरण है, तो पहले हल करके आपको उदाहरण को दिखाते हैं कि कौन सा उदाहरण है आपके बुक का। चलिए 23 के ऊपर वाले को हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 23, प्रश्न नंबर 23 है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 23, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 23, अभी ऊपर वाले को हल करते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है ना, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो हम मान लेंगे कि जो वर्ग की जो भुजाएं हैं, ठीक है ना, वह x तथा y है। हम मानेंगे कि माना वर्ग की भुजाएं, यानी दोनों वर्ग की भुजाएं अलग अलग, माना वर्ग की भुजाएं क्रमशः x तथा y है। प्रश्न को समझिएगा ध्यान से, देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है, जैसे बोला हुआ है वैसे चलेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए क्या बोला हुआ है, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्गों के क्षेत्रफलों का, अब आप जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो यदि उसकी भुजा x है तो x स्क्वायर, और दूसरे का y है तो y स्क्वायर, और इसका योगफल यानी प्लस, यह बराबर है आपका 157 के। किसके बराबर है, 157 के। इसको बना लेना है समीकरण फर्स्ट। फिर बोला हुआ है कि इनके, देखिए यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। परिमाप, तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा यानी 4x, और प्लस दूसरे का क्या हो जाएगा, भुजा y है तो 4y बराबर 68। यह आपको दिया हुआ है। यहाँ से देखिए हम 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 4 कॉमन मिला है। 4 कॉमन लिए तो यह हो गया x प्लस वाई बराबर 68। 4 को इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे तो 4 एकम 4 और 4 सते 28, 17 हो जाएगा।
यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 17 माइनस वाई, यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे आप लाइनिंग लिख लीजिएगा। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम डायरेक्ट मान रखते हैं और हल करते हैं। देखिए x स्क्वायर है तो x का मान है 17 माइनस वाई, यानी ये हो जाएगा आपका 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। a स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर 289 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है वाई, वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान है 17, 17 दूनी 34 वाई माइनस 34 वाई, ठीक है ना, माइनस 34, यहाँ पे 34 वाई, ठीक है। 157 का इधर पक्षांतर कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका माइनस में 157 और बराबर 0। यहाँ से इसको हल कर लेते हैं और इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पदों को सजा लेते हैं। पहले आपका वाई स्क्वायर, फिर इससे छोटा पद आपका छोटी घात वाला 34 वाई, और यहाँ पे देखिए अब 289 में से 157 को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे माइनस करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 में से 1 गया 1, यानी 132 हो गया। क्या हो गया आपका 132। अब इसी का गुणनखंड करना है और आपको x का मान, यहाँ पे y का मान आपको निकाल लेना है। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, देखिए यह तो हमने इसको तोड़ा है तब आया है, यह वाई स्क्वायर छूट गया है, इधर इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। यह मान छूट गया है तो यह वाई स्क्वायर, यह वाई स्क्वायर, यह आपका 2y स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इस वाई स्क्वायर को हम नहीं लिखे हैं, केवल इसको तोड़कर और आगे बढ़ गए हैं तो यह छूट गया था। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, सभी पदों में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना, या आप 2 का कॉमन ले सकते हैं, बातें कही होगी। 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भाग देंगे तो 17y, और यहाँ पे भाग देंगे तो यह आपका 2 छके 12 और 2 छके 12 66 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर आपका 66 आए और आपका जोड़ने पर 17 आए। तो आप देख रहे हैं कि 11 छका होता है 66, और 11 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 66 आएगा। 11 में 6 का गुणा करेंगे, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और 11 में 6 का गुणा करेंगे तो 66 आएगा। तो गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6y, ठीक है, जोड़ रहे हैं लेकिन इस चिन्ह की वजह से माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बराबर प्लस 66 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो y माइनस 11, यहाँ से माइनस 6, माइनस सहित कॉमन ले रहे हैं तो y माइनस, इसमें भी आपका क्या मिलेगा, जब माइनस बाहर ले लिए तो यह आपका प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा, यह भी हो जाएगा 11 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आया तो y माइनस 11 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे देखिए y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर 6, यानी आपके 2 मान आए, y के 2 मान 11 और 6। अब यही मान आपको समीकरण 2 में रख देना है। यही मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। अगर 11 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 17 माइनस 11, तो x बराबर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। चलिए जब 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 17 माइनस 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11, यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रत्येक जो दोनों घन हैं, दोनों वर्ग हैं, उसकी जो भुजाएं होंगी क्या होंगी 11 मीटर 6 मीटर और फिर 6 मीटर 11 मीटर, बातें कही होगी, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके अथवा वाले को उदाहरण है और उस उदाहरण को आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल सिमिलर नहीं है लेकिन बिल्कुल यह लाइनिंग आपकी मिलती जुलती है। आइए उस प्रश्न को आपको दिखा देते हैं। प्रश्न देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखिए बिल्कुल सिमिलर उदाहरण आपका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 8, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में, वही दूरी मतलब यही 32 किलोमीटर की दूरी अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए,
यानी आपको धारा की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ पे प्रश्न आपको इस टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पे इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। और इसका देखिए बचा हुआ भाग अगले पेज पे है, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए आपका बचा हुआ सोल्यूशन इधर है, आपको यहाँ से कर लेना है, ठीक है। वैसे भी एक पार्ट हम कर दिए, अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको प्रत्येक प्रश्न को करना है ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रश्न अथवा में पूछे तो आप आसानी से कर सकें। तो ये आपका उसका सोल्यूशन है, बिल्कुल उस प्रश्न की तरह ही, ठीक है। तो आई होप कि इस प्रश्न को आप कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपसे पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यह पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं ऑलरेडी। 9A का यह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है? 9A का क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इसके सोल्यूशन को हम आपको दिखा देते हैं कि क्या है इसका सोल्यूशन, और अगर वहां पे आपको दिखाने के बाद समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं तो इस वीडियो के सोल्यूशन को आपको देखना है। 9A का क्वेश्चन नंबर 6, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह आपके बुक का 9A का 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 9A का 80 नंबर क्वेश्चन। आइए इसके सोल्यूशन को आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्रश्न को पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए सेम प्रश्न है आपका, देख सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे यह फिगर है आपका और इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह इसका सोल्यूशन है, आप एक एक स्टेप को यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर इतना में आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो के सोल्यूशन को देखें, जहाँ पे 9A का पार्ट 3 का प्रश्न नंबर 18 है, ठीक है। तो इस प्रश्न के वीडियो सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 9A का क्या है आपका, 9A का पार्ट 3 का प्रश्न नंबर 18, जिसमें 15 से प्रश्न स्टार्ट हैं, वहाँ पे इसका सोल्यूशन मिलेगा। वहाँ से इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। आइए यहाँ पे आपका अथवा वाला भी है आपका, इसको भी हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं। और यह 9B का प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7, 9B का प्रश्न नंबर 7। तो इस प्रश्न को भी हम लोग कर चुके हैं। इसके सोल्यूशन को भी दिखा देते हैं आपको। तो देखिए इस वीडियो के सोल्यूशन को देखिए आप, इस प्रश्न के सोल्यूशन को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9B का यह आपका प्रश्न नंबर 7 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यही सेम प्रश्न है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपका प्रश्न है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे सोल्यूशन से आ गया समझ में तो ठीक है, और नहीं तो आपको 9B का यहाँ पे देखिए पार्ट 2 है आपका 9B का, और प्रश्न नंबर 7 आपको जाकर इसके सोल्यूशन को देखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 25 है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या है, देखिए यहाँ पे एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसका यहाँ पे फिगर आपको दिया गया है, यहाँ पे चित्र आपको दिया गया है, ठीक है। और इसी प्रश्न में अथवा में यह प्रश्न है। यहाँ पे अथवा में क्या दिया हुआ है कि रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमियों रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको दिया हुआ है 22/7। तो यह दोनों प्रश्न आपके बुक के उदाहरण ही हैं। चलिए इसको दिखा देते हैं कहाँ पे है यह उदाहरण। तो यहाँ पे देखिए ये आपके बुक का उदाहरण आपका है। यहाँ पे देखिए राशिद वाला जो प्रश्न है आपका, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला।
जिस पर रंग नहीं किया गया था वह इस पर मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है, यानी मोम रंग जो आता है उससे रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है उसके द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये आपके बुक का उदाहरण है, इसके सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए इसके आगे के सोल्यूशन को भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो बचा हुआ भाग है यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका क्या हो गया, लट्टू का जो अभिष्ट क्षेत्रफल है, यहाँ पे आपका प्रश्न आकर खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए एक प्रश्न जो और बचा हुआ है उसके भी सोल्यूशन को आपको दिखा देते हैं। यानी एक जूस बेचने वाला जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना प्रश्न आपका, तो इस प्रश्न के भी सोल्यूशन को आपको दिखा देते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका कहाँ पे है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए यह प्रश्न आपका यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी हुई गिलास की आकृति में जूस देता था। ग्राहकों को दी हुई गिलास की आकृति में जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो यह आपका प्रश्न है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे उसका सोल्यूशन है। और सोचिए कि इतना ही छोटा प्रश्न और आपके बोर्ड एग्जाम में यह टोटल आपका 6 मार्क्स का प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन को आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। आप बिल्कुल क्वेश्चन की लाइनिंग को मिला सकते हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिमिलर प्रश्न है यह आपका। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स यह मॉडल पेपर जो है आपका खत्म हो गया और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छी तरह जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, अब प्रत्येक प्रश्न को आप समझ गए होंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक है ना, तो आपको चैनल को सपोर्ट करना है। क्या करना है आपको, चैनल को यहाँ पे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, आपके लिए मैथ का मैं बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सोल्यूशन, और किसी भी चैनल पे आपको सभी प्रश्नों के सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। सभी लोग बहुविकल्पी प्रश्न कराकर छोड़ देते हैं, आपको प्रत्येक प्रश्न का सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, और एटलीस्ट अपने 4 से 5 दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम से पहले कम से कम 20 से 25 मॉडल पेपर आपको करवाऊंगा। ठीक है ना, हमने अभी पीछे बोला है कि 2 साल तक के सभी मॉडल पेपर को जरूर करेंगे, यानी टोटल 14 मॉडल पेपर, जो कि यह 7वां मॉडल पेपर आज आपका कंप्लीट हो गया। 7 और कराएंगे तो 14 हो जाएगा और इससे अधिक ही आपको लगभग इस टारगेट तक आपको पहुंचाएंगे। और अगर आप सभी मॉडल पेपर को देखते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस चैनल पर केवल मैथ ही नहीं, आपके सभी विषयों की वीडियो लगातार प्रोवाइड की जा रही है, उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया गया है, जहां पे बेसिक से बेसिक पॉइंटों को कंप्लीट किया गया है। किसी भी चैप्टर को आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो उस चैप्टर को आप समझ सकते हैं, उसका आपको वीडियो देखना है। प्रत्येक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।